हेलो बच्चे, हाय आर यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेरिवेशन दिया था उसमें आप लोगों ने बेहतर से जो है स्टडी किया होगा और पूरा डेरिवेशन आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में बताने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमने निकाले थे उसके नेचर्स कैसे होंगे और ये रूट्स के नेचर इंपॉर्टेंस क्यों होते हैं। जब हम इसको कोऑर्डिनेट के ऊपर ग्राफ शो करते हैं तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका ग्राफ बनेगा। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि लीनियर एक जो इक्वेशन होता है सिंगल वेरिएबल का 2x + 1 या 2x + 5 इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसपे x के सिर्फ एक पावर्स होते हैं, उससे जो भी ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो क्या हो जाता है, एक पैराबोला होता है। तो इसके रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो ग्राफ पैराबोला कहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, इससे शो होता है। तो हमें आज रूट के बारे में जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर्स कैसे होते हैं। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूं नेचर ऑफ रूट्स हमें पढ़ना है कि नेचर ऑफ रूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा 10th के स्टूडेंट्स के लिए और हायर क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। मैंने आपको अल्फा और बीटा दो रूट्स के बारे में बताया था कि अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू बताया था -b -√b² -4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स मैंने निकाल के आपको बताया था। अभी रूट्स तो हमें मिल गए, अब हमें जानना है बेटा इसके रूट के नेचर्स कैसे होंगे। मैंने ये भी आपको बताया था कि b² -4ac ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेचर्स ऑफ रूट को डिफाइन करेगा और b² -4ac को हम d से डिनोट करते हैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है d। आपको याद होगा कि जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में को बता रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी होगा जब इसमें ये दो शर्तों को पूरा करे। पहली शर्त है कि x² का कोएफिशिएंट a will never be 0, जो कभी 0 ना हो, और बाकी के जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है a b c ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये शर्त है बेटा। अगर किसी भी इक्वेशन में ये दो शर्त अगर पूरी नहीं होती है, भले थे वो x² + bx + c के फॉर्म में लिखे हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकते। और जो रूट उसका निकलेगा वो रियल रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी होगा बेटा। वो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर करना है बेटा, एकदम फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए हमें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ax² + bx + c तभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब a कभी 0 ना हो और a b c एक रियल नंबर हो। रियल नंबर को हमने मैंने डिफाइन किया था, वापस मैं रिपीट करता हूं कि वह नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाएंगे
जिसके स्क्वायर पॉजिटिव हो। क्या मतलब हुआ? वो सारे नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो। आपके पास में कोई नंबर्स है, अगर आपको पहचानना है कि ये रियल नंबर्स हैं कि नहीं है, तो आप उसकी स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव हो जाएगा तो रियल नंबर कहलाएगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो रियल नंबर नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। ओके बेटा, तो अब हम चलते हैं रूट्स के नेचर के बारे में। रूट्स के नेचर के बारे में हम देखेंगे। डस्टर रूट का नेचर कब रियल होगा, कब बराबर होगा, कब इमेजिनरी होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास जो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, हम एक ही साथ में अल्फा और बीटा दोनों एक साथ में लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है, तो डी की वैल्यू यहां पे बेटा, अगर डी 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या डी 1 से बड़ा है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे हमें ये फाइंड करना है। मैंने यहां पे लिखा डी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे मैं अगर 0 रख दूं तो वैल्यू हमारी आएगी माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस माइनस तो इधर से खत्म हो गए। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जब माइनस बी अपॉन है तो मतलब बराबर है, दोनों की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a है, बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a है। तो ये जो रूट्स होंगे क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। कोई डाउट बेटा? इक्वल मतलब जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वही बीटा की वैल्यू है, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू आल्सो माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों वैल्यू बराबर है। दोनों का मैं अगर स्क्वायर करूं, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर d 0 के डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो अल्फा और बीटा के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब दूसरा कंडीशन में हम देखें बेटा कि अगर d की वैल्यू 1 से कम हो, सॉरी 0 से कम हो, d इज इक्वल टू सपोज करो -1, 1 से कम का मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, सो एनी वैल्यूज कैन बी। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -1। अब -1 आप यहां पे रखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -1 अपॉन 2a। अब देखो अंडर रूट -1 पहले हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका -1 है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -1। और -1 मैंने क्या बताया? आपका शर्त क्या है? इसका रियल नंबर की पहचान होती है
कि इसके जो स्क्वायर होते हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ऐसे में कि जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, मतलब ये डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू रियल वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो जिसकी रियल वैल्यू ना मिले वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो अगर ऐसा इमेजिनरी नंबर्स अल्फा और बीटा के आ रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। दूसरा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी था, अगर ये डी की वैल्यू एक से ज्यादा हो, जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर्स हो, 5 कोई भी नंबर्स हो, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकलेगी बेटा माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे जब आप वैल्यू रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 3 4 को मैंने 5 रख दिया एग्जाम्पल के लिए 2a, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन हम स्क्वायर जब इसको करेंगे बेटा तो ये 5 हो जाएगा, जो एक पॉजिटिव नंबर्स है। तो ये क्या होंगे, इसके जो रूट्स आएंगे अल्फा बीटा के, देखो एक बार प्लस में लेगा एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस के साथ में इसकी एक वैल्यू आएगी, माइनस के साथ में अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि एडिशन में वैल्यू जुड़ जाएगी तो कोई अगला नंबर आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अलग नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, रियल होंगी और अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगे। रियल और अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका यूज हम ग्राफिकल मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम शो करते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको कोई ग्राफ्स बनाने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको ग्राफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है एक्स की इसमें दो वैल्यू होती है, यानी एक्स को दो जगह पे कट करता है ये, तो ये कुछ ऐसा बनता, ऐसा बनेगा, या ऐसा बन सकता है, या नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, यानी एक्स के दो वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे हमें उस वैल्यू को फाउंड करने के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी और दूसरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या, क्योंकि एक्स को दो जगह पे कट करता है। तो ये वैल्यू ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इस वैल्यू का इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। आई होप आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा इसको। अगर किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मेल करे, कमेंट करे और बताए। उसके बाद जो है मुझे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर इसमें एक पॉइंट 4 है, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा वो मेरे से कांटेक्ट करेगा। अभी मैं आपको दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेटेड फैक्टराइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको मैं थोड़ा मुझे बताना है आपको। फैक्टराइजेशन मेथड, अभी स्क्वायर मेथड मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर मेथड से मैंने उसकी वैल्यू को डिफाइन किया बराबर। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मुझे निकालना हो अल्फा और बीटा, सॉरी हाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू, या हम एक्स के जो वेरिएबल्स है उस टर्म में देखेंगे उसकी वैल्यू, अल्फा और बीटा मतलब वो वेरिएबल के जो रूट्स है वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। तो हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0,
ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे x वैल्यू 5 है, कांस्टेंट 3 है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसका सबसे सिंपल वे से हमें देखना है बेटा। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म 5x और कांस्टेंट 6 है। तो हम फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन। तो x² इंटू 6 से मैं मल्टीप्लाई करूं, दोनों के साइन प्लस हैं, तो 6x² हो जाएगा, 6x²। अब इस 5x को हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5x हो और 5x हो और उनका मल्टीप्लिकेशन 6x² है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फिक्स x² का हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर का तरीका क्या होता है, 6x² को अगर हम 2x से डिवाइड करें तो यहां पे आ जाएगा 3x, फिर इसको मैं 3x से डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि इसके दो फैक्टर्स हैं, 2x और 3x। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो 2 और 3 x है तो 5x आ जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 3 जा 6, x का मल्टीप्लाई x² तो ये प्लस 6x², यानी इसके दो ये फैक्टर्स हैं जिसको हम तोड़े तो 5x आ सकते हैं एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में 6x² आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इनको हम दो पेयर में बनाते हैं, दो पेयर, इसमें में से x कॉमन लें तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहां से प्लस 3 कॉमन लें तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू 0 की। अब यहां दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाला तो बचेगा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे x के दो है, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। दूसरा, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -3, यानी -2 और -3 इसके दो रूट्स होंगे, -2 और -3। ये तरीका है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड निकालने का। और कभी कभी आता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जो मैंने फॉर्मूलेशन आपको प्रूव किया है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही किया है, लेकिन फिर न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसमें। चलो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, x² प्लस 5x प्लस ये जो 6 है हम इसको उस साइड में लेके चले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब हमें करना है बेटा इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है। इसको जब हम तोड़ते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्म बनता है। इस फॉर्म में हमें इसको बनाना है, कितना हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये फॉर्म हमें मिले। तो चलो हम देखते हैं x² प्लस 5x, इसमें क्या था 2ab का फॉर्म बनाने के लिए x तो हमारे पास में, b का फॉर्म हमें बनाना है। अगर हम 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दें और इतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बट हमें यहां पे कुछ मिल जाएगा, ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इंटू 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5 अपान 2 से कटेगा तो 5x हो जाएगा। यानी इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 अपान 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नहीं वही चीज का x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 अपान 2ab, 2 नीचे ऊपर से कट गया तो 5x बचेगा। अब ये जो वैल्यू इधर की आई है -5 अपान 2 हम उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो 25 अपान 4 हो जाएगा -6। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -24 अपान 4। इसका अपान हम कर सकते हैं बेटा, दोनों का एलसीएम 4 होगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 1 अपान 4 वैल्यू हो जाएगी। देखते हो बेटा, बहुत ही, चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप करें, फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फार्मूले को इंप्लीमेंट करें, सारे से वैल्यू सेम आनी है, बस मेथड हमें सारा जानना है। क्योंकि हम 10th और 9th और 10th के क्लास में पढ़ रहे हैं, और ये सारे चीजें आपको आगे चल करके बहुत आपको एडवांस बनाने वाली है। तो चलो x प्लस 5 अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 4 आया। अब इसको जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो x प्लस 5 अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 अपान 4। इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 अपान 2 आएगा। ये आया ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने तो सारे बच्चे को आ जाता है 5वीं और 7वीं में। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा बेटा तो वो क्लियर कर लेगा, मैं आपको पूरा हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। और आप एक अच्छे मैथमेटिक्स में आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप साइंस से पढ़ना चाह रहे हैं, 10वीं के बाद अगर आप बायो लेना चाह रहे हैं, नीट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो मैथ सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि 10वीं के बाद आपको मैथ पढ़ने के चांस नहीं मिलेंगे। इसी मैथ के बेस पे आपको आगे चल के सारा मतलब रोल प्ले करना है। और अगर कोई मैथमेटिक्स लेना चाह रहा है 12वीं में 11th में, तो उसके लिए ये बेसिक बहुत ही जरूरी जानना। नहीं तो आगे चल के जब 11th और 12th की मैथ पढ़ेंगे हम, अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो लेट्स अगेन विल स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। अब x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपान 2, इसको हम उधर ले जाएंगे -5 अपान 2 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस वैल्यू है, x के दो वैल्यू आने, एक प्लस एक बार हम प्लस लेंगे। इफ x इक्वल टू 1 अपान 2 -5 अपान 2, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4 अपान 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें -2, पहली वैल्यू मिल गई बेटा। अगर हमने प्लस लिया, अगर हम माइनस ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू सेम आनी है बेटा। रूल कोई भी अप्लाई करें, इफ x इज इक्वल टू -1 अपान 2 -5 अपान 2, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, -1 -5 -6 अपान 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू -3 आएगी। यही चीज आएगा आपको, एक -2 आया था, एक -3 आया था। तो मेथड कोई भी हमारा है, अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी कर दिया, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी कर दिया, तीसरा रूट्स के जो फार्मूले हैं, अल्फा और बीटा के जो रूट्स के फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/b/a,
और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, वो कैसे आया वो भी मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। और उसके बाद में मैंने ये भी आपको डिफाइन कर दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके रूट्स के नेचर्स कैसे होंगे, क्या वो रूट्स इक्वल होंगे, क्या वो रूट्स डिफरेंट होंगे, क्या वो रियल है या नहीं है, क्या वो इमेजिनरी है। अगर वो इमेजिनरी होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसके डिफिनेशन में ही पढ़ा है कि ए कभी जीरो नहीं होगा, ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज इतना एनफ है। अगर इसमें तीनों मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है, और उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग इसको लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, जो भी 9th और स्पेशली 9th और 10th में जो बच्चे हैं 8, 9, 10 में, उनको ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो इससे वो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। उनका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होगा तो कि मैथ की क्वालिटी अच्छी होगी और फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों का एक्टिव वेलकम करूंगा दूसरे वीडियो में, जो मैं अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आने वाला हूं। देखता हूं कि कौन सा बेस्ट टॉपिक होगा, उसके ऊपर लेके जाऊंगा। तो जय हिंद बच्चे।